वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14 रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप इसको देखें, हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है जो कि आपस में इक्वल है और क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ दिस फ्रैक्शंस आर इक्वल देन प्रूव दैट। तो फिर आप ये साबित करें कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये इस चीज़ के बराबर है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 6, ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। और किस तरह डिफरेंट है मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन देखिए जितने भी हमने किए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ हमें 3 फ्रैक्शन इक्वल गिवन थे और हमने इससे ये साबित करना था कि फिर ये तीनों इस चीज़ के भी बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर देखें तो हमने ये साबित करना था कि जो गिवन है वो हमने इस चीज़ के बराबर साबित करना था, यानी इस चीज़ के अगेंस्ट हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन 6 का मसला क्या है। क्वेश्चन 6 में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो आपने ये साबित नहीं करना कि ये यहाँ किस चीज़ के बराबर है। इस चीज़ को आपने बुनियाद बनाकर साबित करना है कि फिर ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है। हमने इन दो चीज़ों को प्रूव करना है इस चीज़ को इस्तेमाल करके, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में किया था इस चीज़ को हमने इस्तेमाल करके डायरेक्ट यहाँ जो भी हमारा टारगेट था वो अचीव करते थे। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब हमने इस चीज़ को इस्तेमाल करके एक की बजाय दो टारगेट्स को आपस में प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने ये नहीं करना कि इससे हम ये बने या ये बने, बल्कि इसको इस्तेमाल करके इससे हम ये दोनों बनाएंगे। आई होप कि लिटिल बिट आपको इस चीज़ का समझ आया होगा कि इसमें और पहले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो फ़र्क है वो कैसा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन को हल करने की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर डिफरेंस है तो इसका तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होगा। इसके लिए आपको एक रिज़ल्ट है जो आपको यूज़ करना होगा, जिसको आप थ्योरम का है, फार्मूला का है, जो कुछ भी आपका है। मैं आपको यहाँ सिंपल में समझा देता हूँ। मैथमेटिक्स में एक रूल है या एक रिज़ल्ट है, एक थ्योरम है, और वो ये है कि अगर आपके पास 3 फ्रैक्शंस है इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो सबका सेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 1/2, तो ये एक फ्रैक्शन है। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है? वो है 2/4, क्योंकि 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म अगेन 1/2 है। 2 और 4 अगर कैंसिल करेंगे तो यही 1/2 बनेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तीसरा है, लेट वो है 4/8। अब ये 4/8 इसका इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि अगर 2 के साथ इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 4 के साथ कैंसिल करोगे तो 4, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगेन 1/2 है। इसका सिंपलेस्ट 1/2 है और 1/2 तो है ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जाए। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये तीनों फ्रैक्शन जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है इसी तरह, तो मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल है और वो ये है कि अगर ये तीनों इक्विवेलेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर्स की जो रेशो है वो इसके इक्वल होगी इसी फ्रैक्शंस के करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर्स की रेशो। यानी अगर ये तीनों फ्रैक्शंस है तो नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को कहा जाता है, तो इसमें नोमिनेटर 1 है, 2 है, 4 है। थ्योरम ये कहती है कि अगर ये तीनों इक्विवेलेंट है तो ये नोमिनेटर्स की रेशो जो है 1/2/4, और डिनोमिनेटर्स की जो रेशो है 2/4, ये आपस में इक्वल होगी। ये एक रूल है, एक फार्मूला इसको समझो या एक थ्योरम, इसको जो कुछ भी आप इसको समझो, ये बात आपको जहन में रखना है क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अगर 3 इक्वल फ्रैक्शंस है तो फिर उनके न्यूमरेटर्स का रेशो इक्वल होगा उन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स की रेशो का। अब ये कैसे इक्वल है देखिए, इन सबको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये तो होगा 1/2/4। इसमें अगर आप कॉमन करेंगे 2 को, 2 कॉमन आता है तो यह भी 1, ये 2 और ये 4 2। ठीक है, तो ये देखा आपने कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का इक्वल है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है इस तरह, तो उसके न्यूमरेटर्स का रेशो जो होता है वो बराबर होता है उनके डिनोमिनेटर्स की रेशो के। यही रिज़ल्ट आपने यहाँ भी यूज़ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप कहते हैं करेंगे, सबसे पहले आप ये लिख दीजिए कि सिंस वी नाउ दैट, जैसे कि हमें पता है अगर इस तरह 3 रेशोज़ होते हैं, जैसे ये भी 3 फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन 1 है, ये फ्रैक्शन 2 है, ये फ्रैक्शन 3, तीनों इक्वल है ना, इसने कहा है इस तरह इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसके मतलब ये है कि हम इन तीनों के ऊपर ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन फर्स्ट में आपने इसको मेंशन करना है, इफ़ सिंस वी नो दैट इफ़ अगर a बाई बी इज इक्वल टू होता है c बाई डी के और c बाई डी बराबर होता है e बाई एफ के, यानी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे पास हो तो इसके
करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर्स की रेशो यानी कि ए रेशो सी रेशो ई इक्वल टू होती है करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर्स की रेशो के यानी कि बी रेशो डी रेशो एफ। तो ये रिज़ल्ट आप मेंशन कर दें सबसे पहले। सिंस वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है कि अगर तीन इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर्स की रेशो बराबर होती है करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर्स की रेशो के। तो इसलिए हम ये वाला रिज़ल्ट जो है इसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम इन तीनों जो न्यूमरेटर्स है ऊपर वाले, इसकी रेशो लेते हैं बी जेड प्लस सी वाई का रेशो लेंगे आप सेकेंड न्यूमरेटर के साथ जो कि सी एक्स प्लस ए जेड है, और इसकी रेशो लेंगे आप थर्ड न्यूमरेटर के साथ जो कि हमारे पास है ए वाई प्लस बी एक्स। ये इक्वल होंगे न्यूमरेटर्स की जो रेशो है यानी बी माइनस सी रेशो सी माइनस ए रेशो ए माइनस बी। अब ये तीनों आपस में इस तरह अपने ये थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब जब इस तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स इक्वल होता है। और ये किस तरीके से इक्वल होता है, अब देखें। राइट साइड में फर्स्ट वैल्यू इक्वल होती है लेफ्ट साइड की फर्स्ट वैल्यू के साथ, ये आपने देखा इक्विवेलेंट होती है, इक्वल नहीं होती। ये वन इक्विवेलेंट है इस टू का, ठीक है। इन सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो इक्विवेलेंट मतलब ये है कि इक्वल, ठीक है। अब ये जो टू है ये इक्विवेलेंट है किस चीज़ का, यहाँ पर फोर का, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका सेम आउटपुट आता है। इस तरह ये जो फोर है ये इक्विवेलेंट है, ये जो लास्ट वैल्यू है ये यहाँ पर राइट में लास्ट वैल्यू के इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह ये फोर इक्वल है किस चीज़ का, इसी फोर। तो सेम केसेस है यार, ठीक है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इट इम्प्लाइज दैट कि अगर ये तीनों इस तरीके से इक्वल होंगे तो फिर इसकी करस्पॉन्डेंस ये किस तरीके से इक्वल होंगे, ये करस्पॉन्डेंस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डेंस में इक्वल का मतलब ये है कि इसकी फर्स्ट वैल्यू इक्वल है फर्स्ट के साथ, यानी कि बी जेड प्लस सी वाई ये बराबर है बी माइनस सी के साथ। इसी तरह सी एक्स प्लस ए जेड इक्वल है किस चीज़ के साथ, सी माइनस ए के साथ। और फाइनली ए वाई प्लस बी एक्स ये इक्वल है किस चीज़ के साथ, ए माइनस बी के साथ, ठीक। ओके इसको आपने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको आपने इक्वेशन 2 कहा, तो आप इक्वेशन 3 कह दीजिए। अब आपने क्या करना है, इन सबको आपने ऐड करना, ठीक है। तो एडिंग 1 2 एंड अब एडिंग कैसे करनी है, देखिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर है बी एक्स बी जेड प्लस सी, तो आप लिख लीजिए बी जेड प्लस सी वाई, इसके साथ ऐड होगी ये सेकेंड, प्लस करेंगे सी एक्स प्लस ए जेड, इसके साथ हम ऐड करेंगे लास्ट वन यानी कि ए वाई प्लस बी एक्स। ये लेफ़्ट की जितनी वैल्यूज़ थे इक्वेशन 1 2 3 के ये आपस में ऐड हो गए, इज इक्वल टू राइट की वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगे यानी कि बी माइनस सी के साथ ऐड होगा सी माइनस ए, और फिर इसके साथ ऐड होगा ए माइनस बी। लेकिन अब यहाँ पर इसको अरेंज करना है सबसे पहले मैं ए की वैल्यूज़ फर्स्ट लिखूँगा, तो ए जेड है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं तो क्या वाज़े हो, ए जेड है, इसके साथ सेकंड ए की वैल्यू कहाँ पर है, ये बी है, ये सी वाली, ये सी, ये ए, नेक्स्ट ए वाला ये है, तो यहाँ पर लिखें ए वाई। राइट में लेफ्ट में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका कोफिशेंट ए होगा, तो ए को हमने कर दिया। अब बी को देखें, लेफ्ट में आप उन वैल्यूज़ को आप लिखें जिसका कोफिशेंट बी है, तो बी जेड है, बी जेड के अलावा बी वाली कोई है और ये होगा बी एक्स, और बी एक्स के बाद कोई और बी वाला कोफिशेंट नहीं मिल रहा। तो अब हम अरेंज करेंगे सी को, तो सी का सबसे पहले है सी एक्स। अब नेक्स्ट वैल्यू जिनका कोफिशेंट सी है वो है सी वाई का, तो प्लस सी वाई। यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, इसको हमने सिर्फ तरतीब में रखा, ठीक है। इस साइड पे देखें अब इन वैल्यूज़ को ऐड करके क्या बनता है, अगर आप देखें तो यहाँ माइनस भी है और यहाँ प्लस भी है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह माइनस सी और प्लस सी आपस में कैंसिल, माइनस ए और प्लस ए आपस में कैंसिल, यानी यहाँ पर सब कुछ कैंसिल करता है, कुछ भी नहीं रहता, तो यहाँ रह जाएगा ज़ीरो। ओके ओके अब अगेन आपने क्या करना है, फिर इसके लेफ्ट में देखिए ज़ीरो है, और जो हमारा टारगेट है उसके लेफ्ट में क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस
CZ। तो हमने इसके लेफ्ट में ये वैल्यू लेके आनी है। अब कैसे लेके आएंगे? सिंपली हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। नॉट पॉसिबल डिवाइड करेंगे तो 0 बाई दिस वैल्यू अगेन 0 आ जाएगा। तो ना तो इसको हम बाई मल्टीप्लिकेशन इस साइड में ला सकते हैं, ना बाई डिवीजन इसमें ला सकते हैं। अलबत्ता एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हम कर सकते हैं। तो हम एडिशन की बात करेंगे, तो इस मकसद के लिए हम लिखेंगे कि एडिंग, ये वाली जो वैल्यू है हमें इस साइड पे चाहिए। अब अगर इस साइड में हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर इक्वलिटी की वजह से हम इस साइड में भी ऐड करेंगे। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि एडिंग AX प्लस BY प्लस CZ ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आप इसको ऐड करेंगे क्योंकि एक साइड पे नहीं कर सकते, इक्वलिटी है। तो सबसे पहले ये जो कुछ सारा लिखें AZ, या ठीक है AZ प्लस AY प्लस BZ प्लस BX प्लस CX प्लस CY। अब इसमें ऐड करें ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, यानी कि AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू, इस साइड पे भी ऐड करेंगे तो 0 के साथ ये ऐड हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, यानी कि AX प्लस BY प्लस CZ। अगेन इस साइड के जितने भी वैल्यूज है इसको आपने अरेंज करना है। ए वाले सबसे पहले लिखें, तो ये नई वैल्यू AX भी आ गया। तो अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं AX प्लस ये AY प्लस AZ प्लस करेंगे। अब बी की देखो, यहाँ बी को हमने कुछ हद तक अरेंज किया था, लेकिन अब एक नई वैल्यू ये भी आ गई, तो इसको भी हम इसके साथ लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे BX प्लस ये वाली BY और ये वाला BZ। बी की जितने भी बी कोफिशिएंट वाले जितने भी वैल्यूज़ थे उसको हमने यहाँ अरेंज कर लिया। अब हम सी कोफिशिएंट वालों को अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ कुछ हद तक हमने पहले से अरेंज कर रखा है, लेकिन अब जब हमने दोनों साइड को ये वैल्यू ऐड किया तो इसकी वजह से एक अनदर वैल्यू आ गया जिसका भी कोफिशिएंट सी है, तो ये भी इसके साथ लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे CX प्लस CY और ये वाला CZ इज इक्वल टू, इस साइड पर जो कुछ है वैसा का वैसा लिखना है, AX प्लस BY प्लस CZ। अब इन तीनों सिमिलर कोफिशिएंट वाले वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो ये कोफिशिएंट इसमें कॉमन है, इसी तरह इसमें बी कोफिशिएंट कॉमन है और इसमें सी कोफिशिएंट कॉमन है। तो इसमें आप एक कोफिशिएंट कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, जमा करेंगे और इसमें बी कॉमन करेंगे तो अभी बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस इसमें सी कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस ये वाली y प्लस ये वाला z इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस CZ। अब इस सब के अंदर आपको देखना होगा कि क्या कॉमन है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें 3 वैल्यूज़ हैं, 3 टर्म्स है, एक ये और ये सी के साथ। तो अब इन तीनों में कॉमन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो अगेन इसको आप कॉमन करें, x प्लस वाई प्लस जेड को अगर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा b प्लस यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो चुका है तो बचेगा सिर्फ c इज इक्वल टू ये ax प्लस by प्लस z। ओके, एंड यू गॉट दिस रिजल्ट। ये वाला देखें अब और इस वाले को भी देखें, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो इस साइड पे करें क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको फर्स्ट में लिखें लास्ट में लिखें, मैं फर्स्ट में करता हूँ। ये x प्लस वाई प्लस जेड को सेकंड पोजीशन पे लेके आएंगे इक्वल टू AX प्लस BY प्लस CZ। अब इसको आप देखें और इसी रिज़ल्ट को भी देखें। दोनों रिज़ल्ट अगर आपको सेम नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल सही है और आपका आंसर आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा और आपने इसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा कि इसको आपने कैसे हल करना है। होप यू गॉट द पॉइंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।